बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन प्रोज। अमेरिकन लिटरेचर का चैप्टर नंबर 6 है। तो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी और इस चैप्टर में 2 प्रोज़ राइटर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है और साथ में उनका एक छोटा-छोटा वर्क है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन वो मैं सेपरेट-सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इस तरह से वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएँगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बताऊँगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी, डेवलपमेंट बताऊँगी, ठीक है? तो बाकी जो चीज़ें रह जाएँगी वो हम लोग नेक्स्ट 2 पार्ट्स उसके मज़ीद बनाएँगे और फिर मैं उनको अपलोड करूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न अमेरिकन प्रोज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉडर्न अमेरिकन प्रोज की शुरुआत जो थी वो हुई थी वर्ल्ड वार टू के बाद। ठीक है, उसने असल में जो शेप होना शुरू हुआ था वर्ल्ड वार टू के बाद ही हुआ था। और ये जो था वो अपने स्टाइल की वजह से जाना जाता था। किस तरह से कि जो अमेरिकन ऑथर्स थे, क्योंकि उन्होंने एक अपना स्टाइल डेवलप किया था राइटिंग लिखने का। ये हम सबसे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने अपना वॉइस, अपना नरेटिव टेक्निक और अपनी जो था वो इनका स्टाइल था लिखने का। ठीक है, तो इन्होंने अपने स्टाइल को तरजीह दी जिस तरह से वो नॉवेल्स में और शॉर्ट स्टोरीज में और एसेज वगैरह लिखते थे। ठीक है, तो ये इस वजह से जो थे वो मॉडर्न अमेरिकन प्रोज अपनी स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। अनलाइक पोएट्री, जो इस टाइप की राइटिंग होती है ना, उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है, ग्रामर बहुत सिंपल यूज़ होती है और बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है जैसे एवरीडे स्पीच है। बिल्कुल आम सी ज़ुबान इसमें इस्तेमाल होती है। सम ऑफ मोस्ट फेमस वर्क इन मॉडर्न अमेरिकन प्रोज जिसमें कि आता है इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन जो था वो लिखा था रॉल्फ एलिसन ने। उसके बाद सेकंड फेमस वर्क जो है वो आता है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये लिखा था हार्पिक ली ने। देन थर्ड वाला है जो कि लिखा था टोनी मॉरिसन ने, बिलवड। आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगी कि अपने हाथ में ना नोट्स रखें, ठीक है? कॉपी पेंसिल रखें हाथ में। जैसे-जैसे ये ना आते जा रहे हैं ना, इनमें से अगर आपको चंद एक भी याद हो गए तो आप उनको पेपर्स में इज़िली लिख सकते हैं, ठीक है? वरना अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा, जब तक आप लिख नहीं लेते खुद से अपने हाथों से, तो आपको वो ज़हन में नहीं रहते हैं। इसलिए अपने पास इनको लिख लें, ठीक है? हेडिंग दें कि कौन-कौन से फेमस वर्क हैं अमेरिकन प्रोज़ में, साथ में जो है वो नाम लिखें उनके सामने, उनके राइटर का नाम लिखें। ईयर बेशक नहीं याद रहता तो ख़ैर है। जो वर्क है और जो राइटर हैं उनके नाम लाज़मी याद रखें। चंद एक के याद रख लें, सबके बेशक ना याद रखें लेकिन रखें ज़रूर। ठीक है? चलते हैं लेक्चर की तरफ। ड्यूरिंग 1920s बहुत सारे जो अमेरिकन राइटर्स हैं ना, उन्होंने खुद को लेबल कर लिया था और वो चाहते थे कि हम लोगों को क्या कहा जाए? लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन। अब लॉस्ट जनरेशन क्या है? ये जो टर्म है लॉस्ट जनरेशन, ये पॉपुलराइज़्ड किसने की थी? गर्टरूड स्टेन ने। और ये जो टर्म है, ये बनाई किसने थी? अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। ठीक है? लिख लें। मैं बार-बार कह रही हूँ इनको लिख लें। अब ये जो टर्म है लॉस्ट जनरेशन, ये एक ऐसे अमेरिकन राइटर्स का ग्रुप था, उनको रेफ़र किया जाता था जो थे वर्ल्ड वार 1 के बाद या फिर वर्ल्ड वार 1 की दौरान। ये जो थे ये हमारे से विरोध में आए थे, आप लोग ये समझ लें। 1920s में ऐसे राइटर्स इन्होंने बहुत ज़्यादा ना खुद को फ़ील किया था डिसल्यूयन्ड, ठीक है? किससे? अमेरिकन सोसाइटी से, एक अमेरिकन सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ से। जिनको कि इस नज़र से देखते थे कि जो सोसाइटी है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गई है, शैलो है एंड लैकिंग पर्पसेस, ठीक है? इनका कोई पर्पस ही नहीं बाकी बचा। और वॉर के बाद जो थे वो खुद में खौफ महसूस करते थे। बहुत सारे जो थे इनमें से वो खुद को लॉस्ट महसूस करते थे और चाहते थे कि उनको ना कोई मीनिंग मिले स्ट्रगल के लिए, ठीक है? क्योंकि जिसके लिए वो कुछ ना कुछ स्ट्रगल करें इस दुनिया में रहते हुए। क्योंकि वो दुनिया को ना बिल्कुल ही ऐसे समझते थे कि कन्फ्यूज़िंग और डिफ़िकल्ट किस्म की जो है ना वो दुनिया है। उसके बाद पेरिस जो था वो एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया किनके लिए? उन राइटर्स के लिए जिनको कि जलावतन कर दिया गया था। अब ये जो राइटर्स हैं ना वो क्रिएटिव, उनको जो था वो यहाँ पे रहते हुए क्रिएटिव एटमॉस्फेयर मिल गया, एक फ्रीडम मिल गया कि वो जो थे वो कुछ ना कुछ लिख सकते थे, अपनी मर्ज़ी से। और ये किस जगह पे इकट्ठे हुए थे? गर्टरूड स्टेन्स के सैलॉन में। पेरिस में ये था और यहाँ पे जो थे उनको एक समझ लें कि ऐसे राइटर्स को ना एक स्पेस मिल गई जिसमें कि हेमिंग्वे, एफ स्कॉट फिट्ज़गेराल्ड, टी.एस. एलियट, ये सारे के सारे वहाँ पे जमा थे और इनको मौका मिल गया कि वो अपने आइडियाज़ वगैरह को ना शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आर्ट को, लिटरेचर को, न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है उसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, ठीक है? और उन्होंने चाहा कि हम लोग जो हैं वो न्यू लिटरेरी स्टाइल्स और जो प्रोडक्टिव वर्क है ना उनको हम लोग ट्राई करें, ठीक है? उन पे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स करें।
मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रोज़। अब इसमें हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे कि मॉडर्न प्रोज़ में डेवलपमेंट कैसे हुई। जो मॉडर्निज़्म है, उसने बहुत की रोल प्ले किया है अमेरिकन प्रोज़ को शेप करने में। जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि उन्होंने ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टाइल को, उनके रूल्स को वो छोड़ा, उससे दूर हुए और न्यू आइडियाज़ को जो था वो एनकरेज किया, क्रिएटिविटी लाई अपने काम में। जिसके नतीजे में ये हुआ कि मॉडर्न अमेरिकन प्रोज़ जो हैं, उसमें हम लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है? और इसमें विदाउट अ सिंगल डोमिनेंट स्टाइल एंड मूवमेंट। कुछ वेल नोन मॉडर्निस्ट राइटर हैं जिनमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फ़ॉल्कनर, इन्होंने लिखना शुरू किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन उसके बाद जो था वो इनके कामों को इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली जितने कि शुरू वाले कामों को मिली थी। बाद में इतनी सक्सेस नहीं मिली। जबकि जो हेमिंग्वे हैं, उनका एक नॉवेला है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसको अभी तक ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। वॉर के बाद हेमिंग्वे और फ़ॉल्कनर को नोबेल प्राइज़ भी मिले उनकी कंट्रीब्यूशन की वज़ह से जो कि उन्होंने लिटरेचर में की। बहुत सारे राइटर्स जो थे, उनके लिए वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया और कुछ मेजर नॉवेल्स 20th सेंचुरी के जो कि उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी। 2 फेमस वर्क हैं मॉडर्न अमेरिकन प्रोज़ के उस पीरियड के जिसमें कि जोसेफ हेलर्स का एक वर्क है कैच 22 और कर्ट वॉन्गर का वर्क है स्लेटर हाउस 5। मिड 20th सेंचुरी जो थी ना, वो एक मेजर चेंज था। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि मेजर चेंज मिला कल्चर में, यूएस के जो कल्चर है ना उसमें। जिसकी वजह से जो लिटरेचर है, उस पे भी ज़ाहिर है असर तो आना ही था, रिफ्लेक्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा उसे लिटरेचर भी। ड्यूरिंग 1950s, 1960s, 1970s इसमें कुछ सोशल मूवमेंट्स थी वो इमर्ज हुई जिनमें कि सिविल राइट्स, वुमेन्स गे राइट्स, चिकानो मूवमेंट्स, ये जो थे ऐसी मूवमेंट्स थी जो कि न्यू वॉइस लाईं और एक नया पर्सपेक्टिव लाईं अमेरिकन लिटरेचर में। अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स जिसमें कि जेम्स बैल्डविन, रॉल्फ एलिसन, इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। कुछ फीमेल राइटर्स भी हैं जिनमें कि फ्लैनरी ओकॉनर, हार्पर ली, ये वेल नोन जो थी वो राइटर्स जो उस टाइम की ये मानी जाती थी। इसी टाइम में शिकानो ऑथर्स, शिकानो जो है ना ये एक कम्युनिटी थी, ठीक है? और ये एक कम्युनिटी है जिसके के राइटर्स उनके राइटर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन जो थी वो गेन की, जिसमें कि हम लोगों को मिलते हैं रोडोल्फो अनाया और सांद्रा। उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं मॉडर्न अमेरिकन प्रोज़ की। मॉडर्न अमेरिकन प्रोज़ में कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स भी इंक्लूड हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि ऐसे ऑथर्स ने लिखे थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन जो थी वो गेन की थी। जिसमें कि कुछ राइटर्स जैसा कि जॉन स्टेनबेक जिन्होंने एक नोबेल प्राइज़ भी जीता हुआ है लिटरेचर में 1962 में, सॉल बेलो है, टोनी मॉरिसन 1993 में इन्होंने विन किया है प्राइज़ और भी बहुत ज़्यादा इनके कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है? इंग्लिश लिटरेचर में। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर्स और भी बहुत सारे ऑथर्स जिन्होंने कि अमेरिकन जो लिटरेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की और जो इन्होंने वर्क्स लिखे ना सिर्फ वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करती हैं बल्कि वो उन जो अमेरिकन हैं ना उनके नज़रिए को भी शेप करती हैं कि वो किस तरह से अपनी हिस्ट्री को देखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी कल्चर को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने वर्क्स में अपने लोगों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, अपनी कंट्री के बारे में कहानियाँ लिखी हुई हैं। इसीलिए फिर जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, जो अमेरिकन्स का पर्सपेक्टिव है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका कल्चर, उनको उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इनके वर्क्स की वजह से। बिटवीन 1945 एंड 1970s जो मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर है, इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस वर्क्स जो थे वो लिखे गए हैं, प्रोज़, ठीक है? जिनमें के कुछ वर्क्स इंक्लूड हैं जेडी सेलिंगर्स का एक वर्क कैचर इन द रे, राल्फ एलिसन का वर्क इनविजिबल मैन, फ्लैनरी ओ कॉनॉर का वर्क वाइस ब्लड, सॉल बेलो का वर्क द एडवेंचर्स ऑफ ऑगे मार्च, जेम्स बैल्डविन का एक वर्क नोट्स ऑफ द नेटिव सन, जैक कैरियोक का वर्क ऑन द रोड, हेपर ली का वर्क टू किल अ मॉकिंग बर्ड, फिलिप के डिक्स का वर्क द मैन इन द हाई कैसल, ट्रॉमन कैपोर्ट का वर्क कोल्ड ब्लड, कर्ट वॉनकर का वर्क स्लेटर हाउस 5। इतने सारे वर्क्स हैं ये, इनमें से ख़ैर आप कुछ थोड़े बहुत याद कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन कुछ जो हैं वो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, मेबी कुछ ना कुछ आपको याद रह ही जाएँ, लेकिन लिख सारे लीजिएगा अपने पास। उसके बाद कुछ लेटर वर्क्स हैं जो अमेरिकन प्रोज़ में इंक्लूड किए गए, जिसमें कि थॉमस का वर्क ग्रेविटीज़, रैम्बो, एलिस वॉकर का वर्क द कलर पर्पल, सैंड्रा क्रिस्टोरॉस का वर्क द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट, टोनी मॉरिसन का वर्क बिलवड, एमी टेन का वर्क द जॉय लक क्लब और भी ये 1-2 वर्क हैं, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा।
अब ये ऐसे वर्क हैं जिनमें कि बहुत डाइवर्सिटी है और रिचनेस है मॉडर्न अमेरिकन प्रोज़ में। और इन प्रोज़ में एक्सपीरियंसेस को बताया गया है, स्ट्रगल्स को, स्टोरीज़ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड एराज़। ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन प्रोज़। एक कैनेडियन राइटर हैं जे.डी. लॉन्गन। ये लिखा करते थे अटलांटिक के लिए। अटलांटिक एक अमेरिकन मैगज़ीन है जो कि बना था 1857 में बॉस्टन में। ये जो है वो अमेरिकन प्रोज़ के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो अमेरिकन प्रोज़ हैं वो ह्यूमरस तो हैं, लेकिन ह्यूमरस होने के साथ-साथ इसमें एक सीरियस टोन भी है। इनमें डीप आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया जाता है विदाउट रिलाइंग ऑन फैंटेसी और जो मिस्टिकल एलिमेंट्स हैं, उन पे रिलाई किए बगैर बहुत डीप आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया जाता है अमेरिकन प्रोज़ में। इनका जो स्टाइल है वो बहुत ग्रेट है, ग्रेसफुल टू सीरियस एंड इंस्पायरिंग। अमेरिकन प्रोज़ को पढ़ने के बाद जो है ना वो ये लगता है कि ये ना एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऑप्टिमिस्टिक भी है और ये जो रीडर्स हैं उनके साथ रिलेटेबल भी होता है। हर रीडर जब इसको पढ़ता है तो उसको खुद के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पीछे भी कि ये जो थे वो एवरीडे लाइफ़ के बारे में लिखते थे। उस टाइम के जो लोग थे, हर एक जो राइटर था वो अपनी कम्युनिटी के बारे में लिखता था। तो ऑफ़ कोर्स फिर वो जो कम्युनिटी थी वो जब पढ़ते थे उसको तो वो खुद के साथ उसको रिलेट करते थे। अब जो लॉन्गन्स ने जो ऑब्ज़र्वेशन की, उन्होंने ये कहा कि जो 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में जो प्रोज़ बने थे ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटी थी, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया उन्होंने वैराइटी ऑफ अमेरिकन प्रोज़ को। लेकिन उसके बाद भी जो अमेरिकन प्रोज़ है, उसमें हम लोगों को टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिली, ठीक है? जो मॉडर्न अमेरिकन प्रोज़ हैं, ये लिखे गए थे 1945 से ऑनवर्ड, जिसमें कि नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज़ वगैरह, क्रिएटिव नॉन फ़िक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। It spans many genres like science fiction, mystery, horror, romance and young adult fiction. कुछ पॉपुलर जॉनरास हैं जो कि जो कुछ राइटर्स जो थे वो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए लिखते थे, टेंड टू प्लॉट ड्राइवन एंड फॉलो फेमिलियर फार्मूलाज। जबकि जो लिटरेरी प्रोज़ थे ना, उनको हाई लिटरेचर माना जाता था, ठीक है? हाई लिटरेचर का नाम उनको दिया जाता था क्यों? क्योंकि उसमें ना कुछ कैरेक्टर्स को बनाया जाता था, लाइक कैरेक्टर्स के बारे में स्टोरी लिखी जाती थी और एक्सपेरिमेंट्स को लिखा जाता था। हमें भी ये इस तरह से लिखा जाता हो कि किसी भी जो कैरेक्टर है, उसने क्या एक्सपीरियंस किया, किस तरह से एक्सपीरियंस किया, मेबी होप सो कि इस तरह से लिखा जाता हो। इसीलिए उसको हाई लिटरेचर का नाम जो था, वो लिटरेरी प्रोज़ को दिया गया। हाउएवर देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे जिनको फॉलो करना पड़ता था। जैसे कि होता था ना जो पहले जब लिटरेचर लिखा जाता था तो कितने स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, ट्रेडिशनल रूल्स उनके, तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। तो इन्होंने ट्रेडिशनल रूल्स को छोड़ दिया था, क्रिएटिविटी लेके आए थे अपने काम में। फॉर एग्ज़ाम्पल एंथोनी डॉर का एक वर्क, एक नॉवल है इनका, लिटरेरी नॉवल ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी। ये जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जबकि ऑक्टेविया बटलर का एक नॉवल काइंड रेड, इसको भी बहुत ज़्यादा जो थी वो एप्रिसिएशन मिली इसके लिटरेरी डेप्थ की वज़ह से। जो अमेरिकन प्रोज़ हैं वो बिगिनिंग से बिल्कुल अर्ली राइटर जिसमें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन वहाँ से लेके अब तक के जो मॉडर्न ऑथर्स हैं वहाँ तक, बाकी के जो जितने भी कंट्रीज़ के प्रोज़ हैं जिसमें कि इंग्लैंड एंड फ्रांस आ जाते हैं। बेशक ये भी इनकी भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, अपनी-अपनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भी उनके साथ आप कह लें कि कंपेरेबल है। आप इसको जो अमेरिकन प्रोज़ है उनको कंपेयर कर सकते हैं फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह के जो प्रोज़ हैं उनके साथ, क्योंकि ये उसकी अपनी एक यूनिक क्वालिटीज़ हैं, जिनमें के जो अमेरिकन प्रोज़ हैं वो सिंपल हैं, क्लियर हैं, मॉडर्न हैं, डायरेक्ट हैं और कोहेरेंट हैं। अमेरिकन प्रोथ में बहुत सीरियस टोन वगैरह यूज़ की जाती है, इज़ फुल ऑफ आइडियाज़, अवॉइड किया जाता है मिस्टिकल एलिमेंट्स को। इसमें जो कुछ क्वालिटीज़ मज़ीद शो करवाई जाती हैं जिसमें ग्रेस, डिग्निटी, मॉरल सिम्प्लिसिटी, सेल्फ रिलायंस और चीयरफुलनेस, ठीक है? अब ये सारी की सारी जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, मेबी जो हैं वो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के भी जो भी प्रोज़ हैं, उनको पीछे तो ख़ैर नहीं छोड़ सकती, लेकिन इसकी अपनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, जो अमेरिकन प्रोज़ हैं उसकी। अमेरिकन प्रोज जो हैं स्पेशली सूटेड टू एक्सप्रेस क्वालिटीज़ लाइक मैनलीनेस, जो कि अमेरिकन स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। अनलाइक पोएट्री, प्रोज जो है ये रेफर करता है अमेरिकन आइडेंटिटी को, ठीक है? और इसमें जो क्योंकि इन्होंने अपनी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा लिखा है, इसीलिए क्योंकि अमेरिकन्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी आइडेंटिटी के बारे में बताता है, इसीलिए ये ना पोएट्री से भी ज़्यादा इसको समझ लें आपके ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें अमेरिकन आइडेंटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। प्रोज़ इज़ ए नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मैनी पीपल, ठीक है? और इसका क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिमिलर है कन्वर्सेशन से। एक हिसाब से ऐसा लगता है जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सिंपल सी लैंग्वेज जो यूज़ हुई है, क्लियर है, डायरेक्ट है, कोहेरेंट होता है। तो इसीलिए जो है वो एक कन्वर्सेशनल टोन इसमें यूज़ होती है।
ओनली मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल। जो प्रोज़ राइटिंग है, इसमें कोई स्पेशल टैलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई कि आपके पास बहुत कोई स्पेशल टैलेंट हो, जैसे पोएट्री लिखने के लिए ऑफ कोर्स टैलेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि पोएट्री की कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको कि फॉलो करना पड़ता है, जबकि प्रोज़ में ऐसा नहीं है। प्रोज़ लिखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कॉमन सेंस की, टेस्ट की, ठीक है? जो कि ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरह से आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को, इमोशंस को किस तरह से क्लियरली और डायरेक्टनेस जो है उसमें होनी चाहिए, ताकि लोगों को आपके जो इमोशंस और आपकी बात को अच्छी तरह से समझ आ जाए, उनको कुछ ना कुछ हासिल भी हो उससे, कोई सबक हासिल हो। और जो प्रोज़ हैं, बिल्कुल बाकी आर्ट्स की तरह इसको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें कंप्लीट अमेरिकन जो प्रोज़ है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट जो है, वो 2 राइटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनके लिए मैं सेपरेट-सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो ना, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।